हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस समय हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की, जो कि स्पेशल क्लास चल रही है हमारे। और अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है क्लास 12th फिजिक्स का अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड विद द गारंटी ऑफ बेस्ट एंड सुपर रिजल्ट, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 8875919545 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो हमने फीस रखी है ओनली 1100 रुपये रखी गई है बच्चों। इस फीस के अंदर इससे बेस्ट स्टडी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। रिजल्ट की पूरी मेरी गारंटी है। अभी तक आपने देखा होगा पिछले सप्ताह में हमने आपको 5 वीडियोस प्रोवाइड किए, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोगों ने देखा है अभी तक हमने इस चैप्टर में डेफिनेशंस पढ़ ली, परिभाषाएं पढ़ ली और कुलाम्स लॉ पढ़ लिया, कुलाम का नियम पढ़ लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। अब बच गए हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशंस। अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेशंस की। डेरिवेशंस से पहले मैं आज की क्लास में आप लोगों को कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न करवाने जा रहा हूं। अति लघुतरात्मक प्रश्न करवाने जा रहा हूं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। और ये आपको कोई नहीं करवाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने जा रहा हूं। तो आज आप लोग रफ कॉपी की जगह सीधा फेयर नोटबुक डालिए, और आपको व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ नोट्स भी मिल रहे हैं। पूरे चैप्टर के नोट्स मैंने आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दिए हैं। जैसे जैसे टॉपिक इधर होते जाते हैं आप सीधे सीधे उनको फेयर नोटबुक में भी करते जाएं, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो आज आप लोगों को जो मैं क्वेश्चंस आंसर्स करवाने जा रहा हूं, 1 वर्ड क्वेश्चन, एक लाइन के उत्तर, एक शब्द के उत्तर, समझ गए ना? 1 लाइन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, ऐसा कहीं नहीं करवाया जाएगा आपको, सिर्फ मैं करवाऊंगा। और सीधे सवाल एग्जाम में आएंगे, यानी आज की क्लास में 1 नंबर का सवाल छुपा हुआ है बच्चों। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में समझते जाएं और सीधा फेयर में करें। आज की क्लास का काम आप रफ में ना करें, सीधा फेयर में काम करें। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए, फेयर नोटबुक निकाल दीजिए और भगवान का नाम लीजिए और शुरू कीजिए। पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। और आज सोमवार है, अभी शाम को 7 बजे आप लोगों का टेस्ट भी होगा। वो जो टेस्ट पेपर होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना? और वहां से आप उसको सोल्व कीजिए रफ कॉपी के अंदर और मेरे को वापस सबमिट कीजिए, चेक करूंगा मैं उसको, ठीक है ना? हर सोमवार को आपका टेस्ट भी होगा। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए, और उसमें टेस्ट में सवाल आएंगे जो पिछले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो क्लास आई थी उससे रिलेटेड। अब आज से जो क्लास चल रही है शुक्रवार तक, उसका टेस्ट होगा अगले सोमवार को। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। जल्दी से आप साथ साथ में क्वेश्चन भी नोट करते जाइए। क्वेश्चन भी नोट करने हैं अभी, ठीक है ना? और आज का ये जो प्रश्न आंसर की जो सीरीज चल रही है वो आपको सीधी फेयर कॉपी में करनी है। राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। तो बिल्कुल आपका जो आंसर है वो राइट है। एक क्वांटम आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? पीछे यूनिट लगानी कंपलसरी है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये पहला प्रश्न हो गया। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ 1 क्वांटम चार्ज। तो याद रखना एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा प्रश्न आप लोग लिखिए। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान लिखिए। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ मिनिमम चार्ज। Write the value of minimum charge on any substance.
राइट द वैल्यू ऑफ मिनिमम चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान लिखिए। ऐसा आप लोगों को 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता था, 4th क्लास 5वीं क्लास में प्रश्न उत्तर। और यही गलतियां यहाँ के बड़े टीचर्स भी करते हैं। 11th 12th में आने के बाद में ये प्रश्न उत्तर नहीं करवाते हैं और बच्चे के नंबर कट जाते हैं। तो आप लोगों को अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जितने छोटे सवाल बन रहे हैं उनको मैं एक साथ लेके आया हूं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी याद है तो कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1.6 × 10⁻19 कूलम इसका भी आंसर हो जाएगा। यानी किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश का मान कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी चार्ज की, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ध्यान से सुनना, पहले मैं सवाल समझाता हूं आपको। तीसरा सवाल सुनना, यदि दो प्रोटॉनों के बीच में जो बल लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों प्रोटॉनों को हटा के इलेक्ट्रॉन लगा दिए जाए, दोनों प्रोटॉनों को हटा के इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए, तब बल कितना लगेगा। यानी कि 2 प्रोटॉन्स जो है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। अगर दोनों प्रोटॉन को हटा दिया जाए और इलेक्ट्रॉन लगा दिए जाए तब फोर्स कितना होगा। ये तीसरा प्रश्न है। तो फटाफट से प्रश्न लिखिए। यदि दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रोटॉनों के बीच r दूरी है तथा बल का मान, बल कौन सा है, अपना कूलम बल, बल का मान F न्यूटन है तथा प्रोटॉनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दिए जाए, इलेक्ट्रॉनों को रख दिया जाए तो बल कितना होगा। इफ टू प्रोटॉन्स are placed at distance r and the value of force, the magnitude of force is F. Now we replace protons by electrons, then what will be the value of force। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको इसको समझाता हूं। वीडियो को पॉज करते जाएं, क्वेश्चन को समझते जाएं, क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। एंजॉय द क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन विल एंजॉय यू। एक ही बात है हमारे पास में यहाँ पे, सीधी बात। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाता हूं। मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश होता है +Q 1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 10⁻19 कूलम, ठीक है। और दोनों के बीच में दूरी r है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2। तो Q1 Q2 की जगह कितना है, Q एंड Q, जैसे कि Q1 Q2 अपॉन r², यही फॉर्मूला लगेगा। मैं ये वैल्यू नहीं रख रहा हूं, इसकी जगह पे Q रख रहा हूं क्योंकि सेम वैल्यू ही है, ठीक है ना। तो Q1 की जगह भी Q, Q2 की जगह भी Q, तो Q और Q कितना हो गया, Q², यानी F की वैल्यू आ गई ये। अब वो कह रहा है कि नहीं, दोनों प्रोटॉन हटा के इलेक्ट्रॉन लगाओ, -E मीन्स माइनस और दूरी उतनी की उतनी, डिस्टेंस -1.6 10⁻19 कूलम और -1.6 × 10⁻19 कूलम। अब लगाओ फॉर्मूला, इसको -Q लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो F' बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 की जगह -Q, Q2 की जगह -Q अपॉन डिस्टेंस r²। तो F' बराबर कितना आ गया, K माइनस हो गया प्लस Q × Q अपॉन r²। यहाँ से देखो KQ² अपॉन r² की वैल्यू F, तो KQ² अपॉन r² की वैल्यू F। इसका मतलब F' बराबर F। इसका मतलब
ध्यान से समझने की बात है, वैसे इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वन वर्ड क्वेश्चन है, हमें डायरेक्ट पता है दो प्रोटॉनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। आवेश का परिमाण सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, खाली नेचर ही तो अलग अलग है, इसका मतलब बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर दो प्रोटॉन हैं जिनके बीच दूरी r है और बल F है, ठीक है, और दोनों प्रोटॉनों को हटा के अगर इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाए, दूरी सेम रखी जाए, उतनी की उतनी दूरी रखी जाए, तब बल भी F ही लगेगा। मीन्स टू प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस r एंड फोर्स इज F, रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल F है, ठीक है ना। अब दोनों प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन लगा दिए, तो क्या फर्क पड़ गया, डिस्टेंस उतनी की उतनी है, मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस प्लस भी प्लस हो गया, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, इसका मतलब बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा F न्यूटन। कितना आ जाएगा, F न्यूटन, यानी फोर्स कितना आ जाएगा, F न्यूटन। आया समझ में, कितना प्यारा सवाल है। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, ये सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, ये सब अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, तो डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझा है कि किस तरीके से हुआ है। अब जो सवाल आने वाला है चौथा, वो सारे क्वेश्चंस का बाप है, यानी कि बाप है सवाल, सच में बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथा सवाल, ध्यान से सुनना, सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, सवाल क्या है। दो आवेशों के बीच में बल F लगता है, यदि मैं कोई अन्य आवेश, तीसरा आवेश लेके आ जाता हूं, तब उन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। सवाल क्या है मेरा, यदि दो आवेशों के बीच बल F न्यूटन लग रहा है, और मैं दो तो अपनी जगह पर ही है, और एक तीसरा अन्य आवेश और उनके संपर्क में लेके आ गया, तब नया बल का मान कितना होगा। मीन्स टू चार्जेज के बीच में फोर्स लग रहा है F न्यूटन, दो चार्ज है उनके बीच में फोर्स लग रहा है F न्यूटन का। अब मैंने क्या किया, उनको तो अपनी जगह ही रखा, कोई अदर चार्ज लेके आ गया तीसरा, उनके बीच में नहीं है, उनके कांटेक्ट में कहीं तीसरा चार्ज लेके आ गया, तब उन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। सवाल समझे, ये दो आवेश है, दोनों के बीच बल लग रहा है F न्यूटन, मैं कोई तीसरा आवेश यहाँ लेके आ गया, ठीक है ना, तब इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा ये पूछ रहा है। पहले से जो फोर्स था ना, उसकी वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी। बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है ये। यदि दो आवेशों के बीच यदि दो आवेशों के बीच बल F न्यूटन है, यदि दो आवेशों के बीच बल F न्यूटन है तथा उनके बीच में संपर्क में अन्य आवेश लाने पर उन दोनों के बीच में बल का मान कितना होगा। बीच में मत लिखो, उनके संपर्क में अन्य आवेश लाने पर बल का मान क्या होगा। इफ F Newton force, if F Newton force is applied between 2 point charges या two charges, now we take या we carry another charge, then what would be the force between them। अब इस प्रश्न के लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक पति है और एक पत्नी है, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई तीसरा इनके संपर्क में आ गया, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, लफड़ा हो गया, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में बल जो लग रहा था पहले से, जो प्रेम संबंध था, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछा इस सवाल ने। उसने ये नहीं पूछा है कि कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल तो जिंदगी खराब हो गई यहाँ पर, कुल में तो लफड़ा हो गया। परिणामी बल अगर आपको पूछता है, रिजल्टेंट फोर्स अगर पूछता है, तो वो चेंज हो जाएगा। उसने क्या पूछा है आपको कि भाई दो जने जी रहे हैं, उनके बीच में कुछ संबंध है, अब कोई तीसरा आ गया, तब उन दोनों के बीच के संबंध कैसे रहेंगे। तो बेटा वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। ये कूलाम के नियम का एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
कूलाम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कूलाम के नियम के अंदर क्या होता है कि दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है वो अन्य आवेश की उपस्थिति में उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अदर चार्ज की प्रेजेंस में उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब हाँ हो सकता है अब इनके बीच में भी बल लगेगा, इनके बीच में भी बल लगेगा, फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। रिजल्टेंट जो है वो हो सकता है चेंज हो जाए, परिणामी बल जो है वो चेंज हो जाए। आपको क्वेश्चन पूछा है कि उन दोनों में क्या लगेगा, भाई सीधी बात है, दो बल है, दो आवेश है, दो फोर्स है, दो चार्ज है, ठीक है ना, उनके बीच में बल लग रहा है F, मैं कोई तीसरा चार्ज लेके आ गया तो उन दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बीच में पहले भी प्रेम था, आज भी प्रेम है। वो अलग बात है कि कोई तीसरा आ गया तो परिणामी बल हो सकता है कि चेंज हो जाए, रिपल्सन हो जाए, अट्रैक्शन हो जाए, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, लेकिन उन दोनों के बीच में तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया हमारा F न्यूटन। कितना हो गया, F न्यूटन। बहुत ही ब्रांडेड सवाल है ये वाला, बहुत ही ब्रांडेड सवाल है। आया समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड करके फिर से समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पांचवा सवाल जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, यदि Q1 डॉट Q2 ग्रेटर देन 0 हो तब बल की प्रकृति क्या होगी, तब बल की प्रकृति क्या होगी, नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का गुणा जो है वो 0 से बड़ा है, दो नंबर का, दो डिजिट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 से ग्रेटर है। तो 0 से बड़ा कब होगा, जब यानी कि जैसे मान लीजिए +2 का गुणा हो रहा है तो +4, -2 का गुणा हो रहा है तो +4, माइनस का गुणा भी तो प्लस होता है। तो यहां पर इन दोनों में बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन। यहां पे भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण रिपल्सन। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आ गया प्रतिकर्षण बल। कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स। कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहां पर इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो है हमारे पास में छठा, इसी के जैसा जैसा Q1 डॉट Q2 लेस देन 0 हो तब बल की प्रकृति क्या होगी। आपको देखने नहीं है क्वेश्चंस को, पहले समझो, वीडियो को बार बार पॉज करो और फेयर कॉपी में क्वेश्चंस करो बेटा, फेयर कॉपी में। अब यहां पर अगला प्रश्न है Q1 डॉट Q2 लेस देन 0, यानी कि दो संख्याओं का गुणा जो है, मल्टीप्लीकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है वो 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा ऐसे हो सकता है, +2 -2 गुणा करवाओ -4 आ गया, -2 +2 गुणा करवाओ -4 आ गया। अब इन दोनों में आकर्षण अट्रैक्शन, इन दोनों में भी आकर्षण अट्रैक्शन। इसका मतलब यहां पर बल की प्रकृति हो जाएगी आकर्षण बल की। कैसी हो जाएगी, आकर्षण बल की। ये दो क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जल्दी से साथ साथ में नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और साथ साथ में समझते जाइए और एंजॉय कीजिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो तो निरपेक्ष परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो निरपेक्ष परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने पहले वाली 5 क्लासें अच्छे से ज्वाइन किए तो आपको क्वेश्चंस में मजा आएंगे, ठीक है ना। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज 1 then find absolute dielectric constant या परमिटिविटी। इसकी जगह वर्ड ये भी आ सकता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब आप लोग पीछे नोट्स निकालिए अपने, फेयर नोट्स, वहां पर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो इसका फॉर्मूला था, एक मैंने आपको बताया था, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। याद आया,
पीछे फेयर नोट्स निकालिए, देखिए एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन को कहते हैं, सिर्फ एप्सिलॉन को, अधिकतर लोग इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन 0 है, ये है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को कहते हैं निरपेक्ष परावैद्युतांक, मींस एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब आप लोगों को ये तो पूछा है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं 8.85 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन आर जो है क्वेश्चन में दे रखा है 1 तो 1 से गुणा कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 8.85 10 की पावर -12, पीछे यूनिट लगेगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है, ये एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं है, ये एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल है कि मान लीजिए किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो एक है, एकांक है, यूनिट है, तब क्या होगा, तब ये होगा यहाँ पर। और आपको मैंने ये बताया था इस फॉर्मूले के लिए कि इसकी यूनिट ये रही, इसकी यूनिट ये रही, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक अनुपात है, रेशियो है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस नोट करते जाइए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत क्षेत्र। ये क्वेश्चंस करने से ही आपके नंबर आएंगे, क्योंकि सीधा एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र ई में स्थित, और ये सब बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, प्लस जो पिछले साल आरबीएससी की बुक थी उसके पीछे भी ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। और अलग अलग गाइड्स में भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। विद्युत क्षेत्र ई में स्थित किसी आवेश Q पर, किसी आवेश Q पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, परिमाण कितना होगा। अच्छा सवाल है ये भी। What will be the value of, what will be the magnitude of, what will be the magnitude of force applied on a charge Q in uniform electric field, या फिर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो अब आप लोगों को पता हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक फॉर्मूला लिखाया था, E बराबर F अपॉन Q, E बराबर F अपॉन Q एक फॉर्मूला लिखाया था। तो यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया था, Q इंटू E। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर Q इंटू E, कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करते जाएं, सीधे सीधे फेयर में नोट करते जाएं, समझते जाएं, मजा आएगा आपको, जल्दी से लिखते जाएं साथ साथ में। अगला सवाल, किसी आवेशित कण के, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान तथा, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान तथा आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, या चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैंने आपको कराया था आवेश की निश्चरता के अंदर, इनवेरियंस ऑफ चार्ज में ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, what is the effect of speed और velocity, speed या velocity on charge and mass of any charged particle, of any charged particle। तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिखाया था वहां पर, कहां पर याद है, आवेश की निश्चरता जब मैंने आपको पढ़ाई थी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज जब हमने पढ़ा था, तब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आया था। मैंने आपको बताया था कि चाल कैसे बढ़ाएंगे। पहले तो आइए, आज छोटी छोटी चाल नहीं बढ़ानी है, हमें बढ़ानी है चाल प्रकाश के चाल की कोटि से,
ठीक है ना, यानी कि स्पीड को बढ़ाना है स्पीड ऑफ लाइट की रेंज में, तब आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा, मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और विशिष्ट आवेश का मान घट जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एक बार फिर से बताता हूं, यही तो था इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, आवेश की निश्चरता, वहीं से ही ये क्वेश्चन उठा है सीधा, आवेशित कण के द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, यदि आवेशित कण की चाल को, यदि आवेशित कण की चाल को प्रकाश की चाल की कोटि से बढ़ाते हैं, की कोटि से बढ़ाते हैं, तो मीन्स इफ वी इंक्रीज value of speed in the range of speed of light, और ब्रैकेट में लिख लेते हैं v almost equal to c, तब then नंबर 1, आवेश पर कोई प्रभाव, आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, there is no effect on charge, और नंबर 2, द्रव्यमान का मान बढ़ जाता है, the value of mass is increased। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है हमारे पास में कि उस प्रमुख प्रयोग का नाम लिखिए, उस प्रमुख प्रयोग का नाम लिखिए। आगे मुझे पता है मेरे बच्चों को सवाल भी पता है और आंसर भी पता है कि क्या क्वेश्चन होगा और क्या उसका आंसर होगा। उस प्रमुख प्रयोग का नाम लिखिए जिससे, उस प्रमुख प्रयोग का नाम लिखिए जिससे आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना होती है या स्थापना हुई। गिव द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, गिव द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, give the name of experiment by which the quantum nature of charge, the quantum nature of charge। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे कि आपको पहले से आते हैं कि नहीं आते हैं। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज इज बीइंग वेरीफाइड, इज बीइंग वेरीफाइड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो मेरे हर बच्चे को पता है, मिलीकन तेल बूंद प्रयोग। क्या हो जाएगा? मिलीकन तेल बूंद प्रयोग या तेल बिंदुक प्रयोग भी इसको कहा जाता है। मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वन वर्ड क्वेश्चन में स्पेलिंग गलत लिख के ना आए, ना तो नंबर कट जाएंगे। आ गई बात समझ में? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन करते जाइए। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा बोर्ड सूख जाए, पसीने से गीला हो जाता है। जब पसीना निकलेगा ना बेटा, जब भी नंबर आएंगे। आपको पता है जब क्लास चलती है तो पंखा, कूलर, एसी सब बंद रहती है, चारों तरफ से लाइट पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। अगला सवाल, उस कण का नाम लिखिए। शायद आंसर पता चल गया होगा। क्वेश्चन आधा पढ़ते ही आपको क्वेश्चन के अगर आंसर पता चल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली पता चल रहा है, तो बच्चों फिर आप जीत में हैं। आप लोग पक्का सफलता की तरफ आपने कदम बढ़ा रहे हैं। उस कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 है,
जिसका विराम द्रव्यमान शून्य है, कमेंट कर करके बताते जाइए, तथा वह विद्युत उदासीन कण है, तथा वह विद्युत उदासीन कण है। और अभी इस क्लास के बाद में रिवीजन भी कर लेना, जो पिछले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक की जो क्लास आई उसका 7 बजे टेस्ट है। अभी मैं 7 बजे आपको टेस्ट पेपर दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसका भी रिवीजन करना। और आज वाले से लेके जो शुक्रवार तक आएगी उसका टेस्ट अगले सोमवार को होगा, यही रूटीन हमारा चलेगा। गिव द नेम ऑफ पार्टिकल, गिव द नेम ऑफ पार्टिकल whose rest mass is 0, whose rest mass is 0 and which is electrically neutral। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, फोटोन। याद आया, मैंने सब पढ़ाया था आपको, फोटोन। तो उस कण का नाम क्या हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा, जिसका विराम द्रव्यमान शून्य है तथा वह एक विद्युत उदासीन कण है। मीन्स फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जो है वो 0 होता है और वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल है। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? मैंने आपको सब करवाए हैं, सब करवाए हैं, आज सबको एक साथ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। किन कारकों पर निर्भर करता है, और फिर हम बढ़ेंगे इस चैप्टर के डेरिवेशंस की तरफ, और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद में अगला चैप्टर। और कुछ ही दिनों में, विद इन कपल ऑफ डेज, कुछ ही दिनों में मैं आपको फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड दोनों एक साथ शुरू करने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना। ऑन व्हाट फैक्टर्स, या ऑन विच फैक्टर्स, विच लिखो ज़्यादा सही है, ऑन विच फैक्टर्स डज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डिपेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, हम सबको पता है, 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो माध्यम की प्रकृति पर, बिल्कुल माध्यम की प्रकृति पर, और एक करता है मापन की पद्धति पर। किस पर करता है? मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मीन्स एक तो करता है, किस पर करता है? नेचर ऑफ मीडियम पर। किस पर डिपेंड करती है के की वैल्यू? नेचर ऑफ मीडियम पर। और एक मेजरमेंट सिस्टम कौन सा अपन ने यूज किया? ऐसा ही किया कि कौन सा किया? मेजरमेंट सिस्टम या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर वैल्यू इसकी डिपेंड करती है। अगला सवाल, एसआई पद्धति में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान लिखिए। आंकिक मान लिखिए। राइट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ, write the numeric value of k is equal to 1/4 pi epsilon 0 in SI system, और वो भी किस में? निर्वात में। यहाँ स्टार्टिंग में लिखना निर्वात में, इन वैक्यूम। तो सबको पता है इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है k की, वो SI सिस्टम के अंदर वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से सेम टू सेम सवाल इस SI की जगह CGS कर दिया जाए तब क्या होगा? और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अगर आ गया तो मुश्किल से 100-200 लोग राइट करेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि CGS में k की वैल्यू बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। निर्वात में CGS पद्धति में, निर्वात में CGS पद्धति में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान लिखिए। k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान लिखिए। राइट द न्यूमेरिक वैल्यू, राइट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन CGS सिस्टम इन वैक्यूम।
राइट द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4πε0 इन CGS सिस्टम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं। विथ यूनिट बताना हो, विथ यूनिट बताना, जब मजा आएगा। वैल्यू तो कई लोगों को याद है, पीछे का जो मात्रक लगता है, यूनिट लगती है, वो कईयों को याद नहीं है। तो CGS के अंदर k का मान होता है 1, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कुलाम की जगह आ जाएगा स्टेट कुलाम। याद आया, क्योंकि सबके CGS यूनिट मैंने लिख दी, स्टेट कुलाम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास में किस सिस्टम में? CGS पद्धति में, CGS सिस्टम में। और ये वाली हो गई SI पद्धति में, SI सिस्टम के अंदर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस जल्दी से करते जाइए और समझते जाइए और एंजॉय कीजिए फिजिक्स को। जी लो अपनी जिंदगी। साले 100 नंबर चाहिए फिजिक्स में, कितने? पूरे 100 नंबर चाहिए मेरे को फिजिक्स में, पूरे 100 नंबर, 100 नंबर लाने हैं। हर साल बच्चे लाते हैं, अब आपकी बारी है। 3 मार्च से आपके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट है बेटा। मैंने कल वाली आपको फ्राइडे वाली क्लास में बोला था 2 मार्च से, 2 मार्च से नहीं, 3 मार्च से। वो नोटिफिकेशन मैंने सही से देख लिया, यानी 3 मार्च से आपके जो है 12th के एग्जाम फिजिक्स के 3 मार्च 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए इसे आप लोग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास में ये है कि 7n14, ये नाइट्रोजन की बात चल रही है यहां पर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, 7n14। ये नीचे जो है वो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है। में आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश का मान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज इन 7n14, या ऐसे भी लिख सकता है 7n14। तो मैं आपको बता देता हूं, आप सबको पता है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो Q इज इक्वल टू N का मान दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा साइड में चलते हैं। देखो पहले इधर ध्यान रखना, ये ऊपर तो मान लो X लिखा हुआ है, तो नीचे तो लिखा रहेगा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा रहेगा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। याद रखना इस चीज को। और जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने के उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने के उतने प्रोटॉन होंगे। याद रखना, जितने एटॉमिक नंबर उतने के उतने इलेक्ट्रॉन, उतने के उतने प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देना, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मैंने कहा जितने प्रोटॉन उतने के उतने इलेक्ट्रॉन, उतने ही उसका परमाणु क्रमांक। याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। और इसमें से अगर इसको माइनस कर दोगे, देखो मास में से अगर प्रोटॉन को P इधर भेजू तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई चीज यहाँ यूज नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आगे जाके यूज होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। और E का मान हमें पहले से पता है 1.6 × 10⁻⁻19। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा वैसे ही कराना है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। 6 × 7 42 का 2 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, और ये लग गया पॉइंट अपनी जगह पर। 11.2 × 10⁻⁻19 कुलाम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11.2 × 10⁻⁻19 कुलाम। आपको गुणा भाग करने में शर्म नहीं करनी है, उसी तरीके से करने हैं जैसे छोटे बच्चे करते हैं। हम भी छोटे बच्चे ही हैं, बच्चे छोटे ही होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अगला सवाल जो है हमारे पास में बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल वो है, यहां पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन को और इधर मैं आपको सोल्व करा देता हूं। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। और अगर आपको खुद क्वेश्चन करने तो पहले जो ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, वीडियो को पॉज करो, रफ कॉपी में फटाफट सोल्व कर दो, हाँ मेरे को भी करना है, फिर आप वीडियो को प्ले कर दो। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए जो कि
इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित करता है। मीन्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ intensity of electric field which balance the weight of one electron। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस सवाल को समझिए, फिर खुद करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में इधर सॉल्यूशन की तरफ देखिए। अब यहां पर चलिए करते हैं इस सवाल को। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित कर सकता है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन इक्विलिब्रियम या विच कैन बैलेंस द वेट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको पता है E बराबर होता है F बटा Q, ये सूत्र हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहां से F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E, और एक फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा है F बराबर MA, तो इस F की जगह MA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे इस बल की जगह सूत्र लिख सकते हैं ना, छोटी क्लासों में पढ़ा था, 9th में था, 10th में था, 11th में था। तो MA बराबर QE, क्यों? क्योंकि F बराबर क्या होता है MA। A जो है हमारा त्वरण है, एक्सीलरेशन है, तो यहां पर जो त्वरण है वो कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो A की जगह आ जाएगा G, तो A की जगह आ जाएगा G इज इक्वल टू QE। अब हमें पूछा है E का मान, तो इस पूरे को इधर और इस पूरे को इधर लिख लेते हैं, QE बराबर mg, तो E बराबर हो जाएगा mg अपॉन Q। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg। याद रखना एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है। अभी थोड़े टाइम बाद में मैं आपको एक पेज भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, आज ही भेजूंगा, चलो आज ही भेजूंगा, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज लिख रखी है, कांस्टेंट वैल्यूज जो अगले 1 साल तक हमारे काम आएगी। ये हो गया mg की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आवेश जो है चार्ज की जो वैल्यू है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखना एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.69 9.11 इंटू 10⁻31 kg। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है इसका मैं आज आपको पेज सेंड कर दूंगा, अगर मैं ना भेज पाऊं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे याद दिला देना। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है कि सर ये पेज भेजो जो कांस्टेंट वैल्यूज है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब कोई तरीका नहीं है, इसको सीधे तरीके से गुणा भाग करना है। पिछले इसको 2 से काट देता हूँ, 2 को 8 से 2 8 16, 2 से काट दिया तो 2 चौक 8 2 9। अब कुछ नहीं कट रहा है बेटा, तो 91 को 49 से गुणा करवाओ और 8 का भाग लगाओ, और कोई इलाज नहीं है। 91 पॉइंट भी है यहाँ पर, 90 सॉरी पॉइंट ये रहा 9.1, अरे कौन सा पॉइंट हटा है, ये वाला बच गया 9 पॉइंट, देखो 9.91 ये पॉइंट तो हटा दिया, इंटू 4.9 अपॉन 8 और इंटू 10⁻31, और ये नीचे से ऊपर गई तो प्लस 19, तो E बराबर, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको गुणा कराना और भाग लगाना है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। 10 की घात यहाँ बच गया 31 माइनस का और प्लस का 19, तो ये बच गई हमारे पास माइनस की 12 घात। कितनी बच गई, माइनस की 12 घात बच गई यहाँ पर। और इसको सोल्व कर देते हैं, कुछ नहीं देसी तरीका है, 91 को 49 से गुणा कराओ, अभी पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, तो 9 1 कम 9, और ये कितना हो गया 81, 9 5 8 6 14 1 4 4 5 9, इसमें डिवाइड करना है 8 का, कोई शर्माने वाली बात नहीं, ये लगा दिया पॉइंट। ऐसे ही डिवाइड करना है, ऐसे ही गुणा करना है ये, और ये सब काम रफ में करना है। 8 × 5 40, 4 5, 8 × 5 40, 5 9, 8 और 7 56, लग गया पॉइंट। 3 0 8 चौक 32, 8 तिया 24, ठीक है, लो ये 6 0, अब देते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 55.73 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट E की यहाँ से क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कुलाम। कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कुलाम। अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 55.7 इंटू 10⁻12 न्यूटन अपॉन कुलाम। और चाहो तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलूँ कि पॉइंट को कैसे शिफ्ट किया जाता है। चलो एक काम करते हैं,
पॉइंट्स वगैरह को शिफ्ट करने का आपको आगे की क्लास में जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। बुक में यहाँ पर क्या है कि पॉइंट देखो, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट या तो इस साइड आता है या पॉइंट जब इस साइड आता है तो घात बढ़ जाती है, घट जाती है। तो फिलहाल हम इसका आंसर ये रखते हैं, ये भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब बताऊंगा कि एग्जैक्ट आंसर इसको 5.57 कैसे लिखेंगे हम लोग। चलो अभी बता देता हूं अभी ही बता देता हूं। पॉइंट अगर इधर जा रहा है तो पावर बढ़ जाएगी, ये लाइन सब लोग लिख लो, याद रखना। पॉइंट अगर उस साइड जा रहा है तो पावर बढ़ जाएगी और पॉइंट अगर इस साइड आ रहा है तो पावर घट जाएगी। अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता कल हो ना हो, ठीक है ना। अब ये पॉइंट इधर आ रहा है तो कितना डिजिट आया, एक डिजिट, तो +1 कर दो यहाँ पे, तो कितना हो गया -12 + 1 कितना हो गया -11। यानी कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो गया 5.57 × 10⁻⁻11 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है, ये लाइनें लिख लो आप लोग, और ये तो कॉपी के पहले पेज पे लिख दो, जहां पे अपना नाम लिखते हैं ना वहां पे लिखो पॉइंट अगर इस साइड जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पॉइंट अगर इस साइड में आएगा, ठीक है ना, तो पावर घट जाएगी, पावर डिक्रीज हो जाएगी। अभी ही लिख लो, कहां लिखना है, कॉपी के पहले पेज पे, याद रखना है इस चीज को। अब देखिए आगे के प्रश्न जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आपको लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं 2 मिनट के अंदर, और उसके ऊपर 3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे, सीधे सीधे 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 मिनट आप लोग ध्यान देना। यहां पर मैं एक चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, आगे की चीज है लेकिन क्वेश्चन यहीं पे आ गया तो मैं आपको बता देता हूं। समरूप विद्युत क्षेत्र में, कहां पर, समरूप विद्युत क्षेत्र में, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा विद्युत द्विध्रुव जो था, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो था, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको अगर हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो उसके ऊपर बल जो लगेगा, परिणामी बल, जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि परिणामी बल जो है उसके ऊपर 0 लगेगा। कितना लगेगा, 0, और बल आघूर्ण उसके ऊपर लगेगा। ये पूरा डेरिवेशन है आगे, अभी आगे जाके अपना इसके ऊपर ओनली क्या अप्लाई होगा, टॉर्क अप्लाई होगा, समझ गए। और अगर असमरूप विद्युत क्षेत्र है, क्या है, असमरूप विद्युत क्षेत्र, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या लगेगा, बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। याद रखना इस चीज को, इसको ऐसे कैसे नोट करो, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करवा देता हूं। ये पूरा डेरिवेशन है, टेंशन मत करो, समझ गए। समझो इसको, चीज को, क्या है कि अगर समरूप विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके ऊपर केवल क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो अगर एक क्वेश्चन तो ये बन गया, अब यहाँ पर इसके चार्ट के थ्रू एक सवाल तो ये बन गया कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होता है, मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या अप्लाई होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा केवल बल आघूर्ण, ओनली टॉर्क। और अगर आपको मिलता है कि असमरूप विद्युत क्षेत्र में, समान विद्युत क्षेत्र में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या लगता है, तो फोर्स भी लगता है और टॉर्क भी लगता है, बल भी लगता है, बल आघूर्ण भी लगता है। टेंशन मत करो, इसका पूरा डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, पूरा का पूरा, लेकिन वहां से सवाल उठ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बन गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल का मान कितना होता है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो यहां पर एक काम करो, इस चार्ट को नोट कर लो, फिर आगे कर लेंगे क्वेश्चन जब इसके डेरिवेशन हम लोग करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको एक बॉक्स में बनाकर लिख लीजिए, याद रखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, समरूप विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत द्विध्रुव पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर केवल और केवल बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क लगता है, परिणामी बल का मान 0 होता है, अर्थात बल नहीं लगता है। फोर्स की जो वैल्यू
वैल्यू है रिजल्टेंट फोर्स की वो 0 होती है, यानी कि फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और असमान विद्युत क्षेत्र है, असमरूप विद्युत क्षेत्र है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस विद्युत द्विध्रुव में अगर हम उस विद्युत द्विध्रुव को उस असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके ऊपर फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा, बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। अगला सवाल मैं आपको करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि आवेश का SI व CGS मात्रक लिखिए। आवेश का SI व CGS मात्रक लिखिए तथा उनमें संबंध लिखिए। राइट द SI and CGS unit of charge and also write the relation between them। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सबको पता है। आवेश का जो SI मात्रक है, आवेश का SI मात्रक जो है वो है कूलाम, सबको पता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कूलाम। एंड CGS मात्रक जो है वो कौन सा हो जाएगा? स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। याद आया? स्टेट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन। या ऑब्लिक लगा के मत लिखना, ऑब्लिक का मतलब वो समझ लेगा बटा में है, ठीक है ना, बटा में नहीं है। CGS यूनिट जो है वो चार्ज की वो है स्टेट कूलाम। क्या है? स्टेट कूलाम। और फ्रैंकलिन क्या है? फ्रैंकलिन। और इन दोनों में क्या संबंध है? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम। याद आया? ESU भी लिखा था हमने इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई भी हमने इसकी जगह पर लिखा था। जल्दी से क्वेश्चन फेयर कॉपी में करते जाइए, पढ़ते जाइए, मजे लेते जाइए फिजिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगला सवाल जो है वो ये है कि पानी के लिए पराविद्युतांक का मान लिखिए। पानी के लिए या शुद्ध जल या इसी को ही कहेंगे आसूत जल के लिए पराविद्युतांक का मान लिखिए। आज मैं आपको एक टेबल सेंड करूंगा, उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू लिख रखी है। राइट द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। याद रखना, अधिकतर लोग इस क्वेश्चन का आंसर 81 लिख देते हैं और कई गाइड्स में, बुक्स में भी 81 लिखा हुआ है। इसका जो आंसर है वो 80 है। शुद्ध जल के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? 80 होता है, 80 होता है, पीछे कोई मात्रक नहीं लगेगा। इसी के साथ एक सवाल और, धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। याद आया आप लोगों को? ठीक है ना? राइट द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको पहले लिखा चुका हूं, अनंत, इनफाइनाइट। धातुओं के लिए पराविद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत। अब धातुओं की जगह अगर लोहा दे दे, आयरन दे दे, तो भी एक ही बात है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है ना? कोई अलॉय दे दे, मिश्र धातु देते, जैसे पीतल वगैरह हुई, ब्रास हुई, तो भी कितना होगा? अनंत ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा। अब अगला सवाल, अगर यहां धातु की जगह सूचालक लिख दे तो भी कितना होगा? अनंत ही होगा, इनफाइनाइट ही होगा। अब मैं यहां पे मैं आपको अगला सवाल करवा देता हूं। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र लिखिए। एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र लिखिए। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, रूल है MLT, कैपिटल आएगा सारा। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ एप्सिलॉन 0। वीडियो को पॉज करके पहले आप बताओ, बिना पीछे नोट्स देके, मुझे पता है याद ही नहीं है। इसकी जो विमा होती है वो होती है m-1 L-3 T4 A2। याद रखना आप लोग। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब 5 मिनट विशेष ध्यान देना, इनमें से कोई सवाल आए नहीं आए, अब जो पढ़ाने जा रहा हूं 5 मिनट के अंदर, उसमें से कंफर्म सवाल आएगा। लिख के ले लो, तुम चाहो तो स्टंप पे लिखवा लो मुझसे। अगले 5 मिनट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म क्वेश्चन आएगा जब तक बोर्ड के एग्जाम होते रहेंगे। तो अगर आप ये 20 सवाल याद करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो अब 5 मिनट बहुत ध्यान से समझना। अब लिखने की बारी मेरी है और उससे ज्यादा लिखना आपको पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको लिखवा रहा कुछ नहीं हूं। अब आप ध्यान से सुनना। अब इस चैप्टर के अंदर जो 5-6 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसमें से क्वेश्चन छपेगा। तो बेटा आज और कल और परसों 3 दिन लगातार ये जो 5-6 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनको एकदम घोट लेना। मतलब कैसे? नींद से उठे, हाँ बता भाई इसका आंसर, ये लो सर, जैसे आपको याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो जो चीजें हैं, वो पहली है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद बताने की जरूरत नहीं है इसकी परिभाषा क्या है बेटा। और ये अब आप नोट करो और फेयर कॉपी में कौन कौन सी हेडिंग्स फिर से, केवल परिभाषा, ओनली डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी है हमारे पास में झमाझम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते जाना, 5 मिनट इधर ध्यान देते जाना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंफर्म क्वेश्चन छपेगा आएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी है हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव। अभी तक के 20 सवाल पढ़ो ना पढ़ो, पार्ट नंबर 2 के अंदर 1 घंटे में मैंने आपको सारी चीजें याद करवाई है, समझाई है, तो उसको वापस से देख लेना, समझ लेना। तीसरी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। चौथी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पार्ट नंबर 2 में 1 घंटे में मैंने आपको सारी की सारी सिखाई है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। 5वीं जो है वो है विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। ठीक है ना। उसके बाद में आपको याद करना है स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम। क्या याद करना है लाडलों? स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम। और अगले 3 दिनों में इनको याद कर लेना। ठीक है ना, याद कर लेना इनको, 10-10 बार लिख के याद कर लेना। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। बाहर बरसात आ रही है, इधर पसीने हो रहे हैं, लाइटें चल रही है, पंखे बंद है, एसी बंद है, कूलर बंद है, सब बंद है। बस एक चीज चालू है जिसका नाम है फिजिक्स। ठीक है ना। और एक आखिरी चीज और पढ़ लेना लाडलों, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा और विद्युत फ्लक्स रेखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। बस तुम इतनी सी ये 7 चीजें पढ़ लो, 1 नंबर तुम्हारा पक्का है 56 में से। इन 7 में से कंफर्म सवाल आएगा, कंफर्म आएगा। तो 1 मिनट में मैं आपको फिर से सुना देता हूं सबकी परिभाषा। विद्युत क्षेत्र। और अभी आपको फेयर में भी इन 7 की परिभाषा लिखनी है, 7 डेफिनेशंस विद हेडिंग। यहां ऊपर प्रश्न बना दीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है ना। और उसके बाद में ये सारी की सारी हेडिंग्स नोट करके और इनके आंसर्स भी लिखने हैं, यहां पे फिर से लिखने हैं। समझ गए? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये थी, किसी आवेश अथवा आवेश के निकायों के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, उसे प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इमेजिनरी एरिया
area surrounding any charge or system of charges at which any other charge will either attract or repel. It means it will experience a force according to its nature. It's called electric field of first charge. मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है सातों की सातों। मैं फिर से कह रहा हूं, परिभाषा में अपना दिमाग मत लगाना, डेफिनेशन में अपना दिमाग मत लगाना। जो सटीक चीज सिखाई जाती है वो आपको याद करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी थी हमारी विद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा तंत्र या निकाय जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर न्यूनतम दूरी 2a पर स्थित होते हैं, उस तंत्र को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which are equal in magnitude and opposite in nature are placed at minimum distance 2a is called electric dipole। और ये एक सदिश राशि है, इस वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अगली है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अगली परिभाषा विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू स्मॉल एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन थी। अगला था गाउस का नियम। कॉल फ्रीड्रिच गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में संबंधित कुल आवेश समेशन Q तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर आता है। मींस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज एंड 1/ε0। और विद्युत बल रेखा, आखिरी परिभाषा, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र जिस पर कोई एकांक धनावेश विलगित तथा पृथक्कृत ऋणावेश की तरफ चलता है अथवा चलने के लिए प्रवृत्त होता है, उससे विद्युत बल रेखा कहते हैं। तथा इसे किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। द इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच यूनिट आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड पॉजिटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और रेडी टू मूव एंड द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।